जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि एक सबसे पहले जो पहला असूल है वो ब्रीदिंग का है। आपको ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले आपने 15 मिनट्स अपनी ब्रीदिंग को देने हैं। तो आज बेसिक हम कुछ चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि प्राणायाम जो है वो उसको कैसे करना है, आपको सांस लेने की तरतीब क्या होनी चाहिए। यौगिक प्राण कहते हैं इसको, जो आज हम पहले दिन डिस्कस कर रहे हैं। यौगिक प्राण, नाभि प्राण भी कहते हैं इसको, और 3 जगह हैं सांस लेने की। इसको आप नोट कर लीजिए। साथ साथ अगर आप कॉपी पेंसिल ले लें, क्योंकि लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है, तो उससे बहुत अच्छा होगा कि आप चीज़ें लिख लें, साथ अपने पास नोट कर लें। जब इंसान लिखता है तो इंसान पूरी तरह प्रेजेंट होता है। अगर गौर से सुनता है तो भी प्रेजेंट होता है। तो ज़रा गौर से सुन के अगर आप लिखेंगे तो ये डबल आपको जो है इसका इफ़ेक्ट आएगा। 3 जगहों से सांस लिया जाता है। एक है डायाफ्रामेटिक प्राण। डायाफ्रामेटिक मतलब जो सांस लेते हैं तो उनका पेट हिलना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो आपके पेट बाहर की तरफ निकले, जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाए, आपकी पूरी की पूरी हरकत पेट के ऊपर आए। ये डायाफ्रामेटिक प्राण है, जो कि लंग्स की तह तक आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है। क्योंकि जब भी आप सीने को ऊपर उठा के सांस लेते हैं तो आपके रिब्स के ज़रिए से आपके लंग्स प्रेस हो जाते हैं। नीचे वाला जो लंग्स की तह, बारीक तह है, वो पसलियाँ आपकी जो है उनको बिल्कुल प्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर आप पूरी तरह डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते। योग में जो फ़िक्रा बोला जाता है वो है लंबा और गहरा सांस लीजिए। इस फ़िक्रे को समझना बहुत ज़रूरी है। लंबा सांस तो समझ में आ गया, गहरा सांस क्या? बेसिकली लंबा और गहरा सांस लेने का मतलब ये है कि आप उसको जितना लेंथ बढ़ा सकते हैं सांस की बढ़ाएं, लेकिन उसको गहराई में लें। आप पेट से सांस लें, आपकी पेट के ऊपर हरकत आए। सीना बिल्कुल भी आपका मूव नहीं करना चाहिए, सीने के ऊपर ज़रा भी आपकी हरकत नहीं आनी चाहिए। तो ये है लंबा और गहरा सांस की पूरी साइंस। और उसके बाद फिर दूसरा जो जगह है वो थोरैसिक प्राण उसको कहते हैं। ये सीने की जिसके ऊपर हरकत आती है। जो लोग सीने से सांस लेते हैं, सीना हिलाते हैं, ये थोरैसिक प्राण होती है। ये आधा सांस लेते हैं। और इससे ऊपर जो है ये रिब्स के जो जहाँ से शुरू हो रही हैं ऊपर, इसको क्लेविकॉलर कहते हैं। क्लेविकॉलर प्राण। तो ये क्लेविकॉलर जो बिल्कुल छोटा सांस लेते हैं, हम आम रूटीन में जो लोगों को देखते हैं तो उनका बिल्कुल सांस ना होने के बराबर होता है। तो उसकी असल वजह यह है कि वो क्लेविकॉलर से सांस लेते हैं बस। तो डायाफ्रामेटिक, थोरैसिक, क्लेविकॉलर, ये 3 जगह आपने याद रखनी, 3 नाम इसके याद रखने हैं। लेकिन सबसे जो कारामद ब्रीदिंग है वो है डायाफ्रामेटिक प्राण, जो कि एक्चुअल प्राण है, एक्चुअल जिस्म की ज़रूरत है। आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए। 80% ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है वो कैसे पूरी होती है? जब आप ऑक्सीजन लेवल सांस को पूरी तरह लेते हैं। जब सांस पूरा नहीं ले पाते, जब आपकी सांस की जो है वो रूटीन पूरी नहीं होती, सही एंगल में नहीं होती, तो फिर आपके जो है वो बजाय फ़ायदे के आपके दिमाग और आपके नर्वस सिस्टम पे तनाव आना शुरू हो जाता है। जब भी आप सीने को फैलाएंगे, लंबा सांस लेंगे, ऐसे लंबा सांस लेंगे, तो इसके लंबा सांस लेने से जब सीने को फैलाएंगे तो बजाय रिलैक्सेशन के आपके दिमाग में खिंचाव पैदा होगा। और अगर आप यही पेट के फैलाव से आप सांस लें तो आप देखेंगे कि फ़ौरन आपके दिमाग में एक रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अपने सीने के ऊपर हरकत नहीं आनी चाहिए। अगर आप शुरू में प्रैक्टिस कर लें कि ऐसे हाथ रख लें और देखें कि आपके सीने पे हरकत तो नहीं आती। अगर सीने पे हरकत आ रही है तो आपको ज़रूरत है इसको ठीक करने की। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत आसान है। अपने सांस को पेट में शिफ्ट करना इंतहाई आसान है। अगर आप अपने सांस को पेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फ्लोर पे, जिस पे प्लेन हो, फ्लोर सीधा हो बिल्कुल, उस पर लेट जाएं। मैट बिछा लें, उसके ऊपर लेट जाएं। लेट के अपनी टांगों को फोल्ड कर लें, लेग्स फोल्ड करके घुटने खड़े कर लें। जब आप घुटने खड़े कर लेंगे तो आप सांस लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सांस पेट से हो जाएगा, सीने पे हरकत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभी ट्राई करना चाहते हैं अभी फ़ौरन करके देखें। बैठ के आपको कमर सीधी रखने जो है मुश्किल होती है, क्योंकि सांस की सबसे जो अहम बात है, जब भी आपने ब्रीदिंग करनी है आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर में खम होगा तो किसी भी प्राण
का फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई भी आप सांस लेते हैं तो आपकी जो सुषमना नदी है उस तक आपका जो है वो ऑक्सीजन लेवल का पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए कमर को सीधा रखना बहुत अहम है। तो आपने सांस लेते हुए अपनी कमर को सीधा रखना, लेकिन अकड़ाना भी नहीं है। अक्सर लोग अकड़ा लेते हैं, ऐसे कमर को अकड़ा लेते हैं, वो बैक बैंड आ जाता है। तो बैक बैंड भी गलत है। ये गलत आम है कि जब भी बोलें कमर सीधी करें तो हम बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। बॉडी को टाइट बिल्कुल नहीं करना, रिलैक्स रखते हुए, ढीला रखते हुए आपने बिल्कुल कमर को सीधा करना है। रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा रखना है। एक जो हम गोल हो जाते हैं, पीछे को कमर निकल जाती है, ये गलत है। आपने बिल्कुल हल्का सा सीधा होना है। आपके सीने में और आपके जो पेट के पीछे कमर है उसमें जो एक कर्व आ रहा है उसको ख़त्म करना है। तो ये अगर आप प्राण करते हैं, नाभि प्राण, तो इससे आपके ऑक्सीजन लेवल दिमाग तक पहुंचता है। अगर आप सीने से सांस लेते हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। अब दूसरी मिसाल इसकी यूँ समझ लें आपके, अगर आप किसी भी ब्रांड न्यू मशीन को देखें, जो बच्चा है नया दुनिया में पैदा होता है, आता है बच्चा दुनिया में आया, आप उसको देखेंगे तो उसकी सांस पेट से चल रही होती है, उसकी सांस सीने पर हरकत नहीं आती। आप नोट कीजिएगा कि आपके जो बच्चे हैं उनकी सांसें आप देखेंगे तो पेट हिलते हैं, उनके सीने पे हरकत नहीं आती। ये सीने पे हरकत क्यों शिफ्ट होती है, या हमारे सांसें ऊपर क्यों रह जाती हैं? हम पहले थोरासिक पे जाते हैं, फिर क्लेविकॉलर पे, हमारी सांसें ऊपर क्यों? छोटी सांस होने की वजह क्या है? छोटी सांस होने की वजह और सांसों का ऊपर चले जाना, ये ज़हनी मसरूफियत है। जब आपकी जहन में जंक फाइलें चलती रहती हैं, हिडन फाइलें चलती रहती हैं, आप दिमागी तौर पर बहुत मसरूफ़ रहते हैं और खोए रहते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया पास्ट और फ्यूचर। जब आप पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं तो फिर आपकी सांस छोटी हो जाती है। जब भी आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो आपको लंबी सांसें आ रही होती हैं, तब आपकी सांसें छोटी नहीं होती। आपने नोट किया कभी गुस्सा आता है तो सांसें क्यों फूल जाती हैं? उसकी वजह यह है कि दिमाग उस टाइम फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है तो सांसें तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं, इंसान बड़बड़ा उठता है, तो सांसें एक तो ऊपर चले जाती हैं, नीचे नहीं जाती। पेट से सांस कटने की वजह है आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का तेज़ होना। आपके पेट से सांस का ऊपर आ जाना, ये एक वजह है कि सांस आपकी ऊपर आने की वजह सबसे बड़ी आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होना है। हम आजकल अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं नोट करते। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक इस लहजों के साथ है। ये जो 4 लहजे आपके हैं, अगर आप पेट से सांस लेते हैं तो आपका सॉफ्ट लहजा होगा, आप मोहब्बत से बात करने वाले होंगे, आपकी आवाज़ ऊंचा भी बोलेंगे तो वो मीठी आवाज़ होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप सीने से सांस लेते हैं तो आपकी आवाज़ गुस्सीली होगी, गुस्से वाली होगी। अगर आप क्लेविकॉलर से सांस लेते हैं तो और आप गुस्से वाले होंगे, जो गले का फिर रेजोनेटर इस्तेमाल होता है। तो फिर जो नाक से सांस सिर्फ नाक तक ही रखते हैं तो वो उनकी बात का तो लोग मजाक ही बनाते हैं। तो ये सारी के सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये आपकी बोलने के साथ भी इनका ताल्लुक़ है। अगर आप बहुत शोर करके बोलते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं और हर वक्त आप ऊंचा बोलते हैं तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी कभी भी नीचे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब आप डीप ब्रीदिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी सांस छोटी रहेगी। तो सांस को बड़ा करने के लिए, सांस को बेहतर करने के लिए याद रखिए कि नाभि प्राण का इस्तेमाल करें। लेट के अपने सांस को पेट में शिफ्ट करें। योग ये कहता है कि जिसकी सांसों पे कंट्रोल नहीं है उसका दिमाग कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप अपनी सांसों पे कंट्रोल लाना शुरू करें। आपकी सांस आपके कंट्रोल में जितनी आ जाएगी उतने ही आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग करने का तरीका आज आपने सीखा, नाभि प्राण, इसको याद रखिएगा। डायफ्रामेटिक नाभि प्राण हम कहते हैं, यौगिक प्राण भी कहते हैं। ओरिजिनल यौगिक प्राण यही है कि आप बिल्कुल आलती पालती में बैठ जाएं, कमर को सीधा करें, अकड़ाना नहीं है, कमर को सीधा करें, या आप लेट जाएं और लेग्स फोल्ड कर लें। तो आप जब सांस लें तो आपका पेट बाहर की तरफ निकले और जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाए। लेकिन आपने एक सुर की तरह इसको करना है। सुर शास्त्र इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सुरों का इल्म है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने सांस लेना तो सांस का रिदम टूटना नहीं चाहिए। अगर सांस का रिदम टूट रहा है तो आप प्राणायाम नहीं कर रहे, फिर आप आम सांस ले रहे हैं, सांस जिस तरह आम लोग ले रहे हैं, तो फिर प्राणायाम नहीं आप कर रहे। आपके सांस का रिदम नहीं टूटना चाहिए। लेंथ जितनी मर्जी छोटी हो बड़ी हो, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। हाँ, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी सांसों को लंबा करना चाहते हैं और बहुत गहरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सांस लंबी और गहरी हो, तो आप ट्रेनिंग के दौरान आप एक प्रैक्टिस है कि आप एक दफ़ा सांस लें, एक लंबा सांस लेके थोड़ा रुकें आप
थोड़ा सा रुकना है 1 सेकंड, और फिर दोबारा सांस लेने की कोशिश करेंगे तो एक थोड़ा सा सांस और अंदर जाएगा। फिर आप थोड़ा वक्फा पैदा करें, थोड़ा रुकें, फिर और सांस जाएगा। तो इसी तरह निकालते हुए भी आप सांस निकालें और निकाल के रुकें, फिर आप और निकाल पाएंगे, फिर आप थोड़ा सा रुकेंगे। तो वक्फा पैदा करना सांस निकालते हुए लेते हुए, इससे आपका जो है वो सांस की लेंथ बढ़ सकती है, आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, इससे आपका सांस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप लंबा गहरा सांस लेने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ इसको, कि आप एक दफ़ा पूरा सांस अपना भर लें, लेकिन ज़ोर ना लगाएं, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है सांस को लेके रोक लें। आप सांस ले लिया आपने, आप 1 सेकंड का वक्फा पैदा करके दोबारा जिस्म को ढीला छोड़ के दोबारा सांस लेने की कोशिश करें, तो और सांस अंदर जाएगी। अगर आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दफ़ा आप इसको कर पाएंगे कि सांस को रोका फिर लिया, फिर रोका फिर लिया, ये स्टेप आपके बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह सांस निकालते हुए सांस को आप खारिज कर दें और फिर पेट को ढीला छोड़ दें और फिर पेट को खींचते हुए और निकालें। इस तरह आप और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाएंगे। तो इसी तरह आपका सांस बढ़ेगा, सांस लंबा होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारा लेसन है वो मुद्रा का है। मुद्रा हमने को भी डिस्कस करना है। एक मुद्रा हम रोज़ करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा करेंगे। ये पहली उंगली को अंगूठे के साथ मिलाएं, ऐसे सिर्फ टच करना है, ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। पहली उंगली की टिप और अंगूठे की टिप यूँ मिलाएं। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा इसको इसलिए कहते हैं कि ये इल्म का मुद्रा है, ज्ञान इल्म को कहते हैं। ये यादाश्त को तेज़ करता है, पुरसुकून करता है, दिमागी तौर पर पुरसुकून करता है, गुस्से को कम करता है, और इससे जो है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, अगर आप इसको बनाते हैं तो दोनों शक्ल में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर हाई भी है या लो भी है तो ये बड़ा कारामद मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इसके बारे में जो है वो यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये इंसान के अंदर से अखलाकी बुराइयों को भी ख़त्म करता है, झूठ बोलने की आदत को भी ख़त्म करता है। जो लोग इसको बनाते हैं वो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आई है इसके इतने फ़ायदे की, ये आपको पुरसुकून रखता है, मेंटली पुरसुकून रखता है, गुस्से से दूर रखता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है वो ज़रूर बनाएं ज्ञान मुद्रा, तो ये ज्ञान मुद्रा करने से उनको बहुत फ़ायदा होगा। आज हमने पोजेस को भी समझना है। सबसे पहले पोजेस करने की कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं, और कुछ पोजेस करने से पहले की चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पोजेस शुरू करें तो सबसे पहले अपने जिस्म को ढीला छोड़ें, अपने जिस्म को रिलैक्स करें, बिल्कुल लूज़ करें, अपने मसल्स को ढीला छोड़ें। आप पूरी बॉडी के ऊपर तवज्जो लेके आएँ और अपने जहाँ जहाँ जिस्म को जकड़ा हुआ है, एक टाइट किया हुआ है अपने जिस्म को, वहाँ से उसको रिलैक्स करें, ईज़ी करें, ढीला करें। और जब भी आप पोजेस करेंगे आपने ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप ज़ोर लगाते हैं तो मसल टाइट हो जाता है। जब मसल टाइट हो जाता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो बजाय फ्लेक्सिबल होने के टूट जाता है, मसल इंजरी होने का ख़दशा बढ़ जाता है। आपने जब भी कोशिश करनी कि आपने कोई भी आसन लगाना है तो अपने जिस्म को ढीला करते हुए स्ट्रेच करना है, बजाय के ज़ोर लगा के उसको टाइट कर देना। स्ट्रेच करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, और जितना इजीली हो सकता है उतना करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो मसल इंजरी हो जाएगी, इंटरनल मसल इंजरी। और दूसरा, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने से आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट से निकल जाते हैं। तो योग प्रेजेंट मूवमेंट में आने का नाम है। और जब आप काउंटिंग करते हैं तो अपने जिस्म की फीलिंग्स को भी भूल जाते हैं आप क्योंकि पोज़ करते हुए आपने जिस जगह का पोज़ किया है, हर पोज़ में एक ख़ास मसल को स्ट्रेच करना होता है और एक ख़ास मसल को फील करना होता है। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो आने वाले जो पोजेज़ हैं, हमने जितने पोजेज़ करने हैं, इनको हमने कहाँ कहाँ पे फ़ील करना है। हर पोज़ की एक जगह पे फीलिंग है, आप उस फीलिंग से निकल जाएंगे अगर आप काउंटिंग करेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी सांसों को रीड करेंगे।
सांसों को रीड करेंगे और तवज्जो अपने मसल्स के ऊपर लेके आएंगे जिसका आपने आसन लगाया है, जिस मकसद के लिए किया गया है, या आसन का जो मकसद है या जिस मसल के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। अगर आपको वो मालूम नहीं तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं होगा, जो जानने वाले को फ़ायदा होगा कि कौन से मसल को कितना स्ट्रेच करना है। और सांस को आपने पूरी तवज्जो रखनी है। हाँ, काउंटिंग इस शक्ल में है योग में कि आप अपनी सांसें खुद गिन रहे हैं, मुंह से नहीं, 1 2 नहीं कहना, 1 2 3 4 इस तरह नहीं करना। आपने अपनी सांसों को अपने दिमाग के अंदर गिनना है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इस जगह आपने 2-3 सांसें लेनी है रुक के, तो आप अपनी सांसों को गिनेंगे। आप पूरा सांस को लेंगे, पूरा निकालेंगे, उसको 2-3 दफ़ा आप सांस को गिनेंगे दिमाग के अंदर, मुंह से उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसा कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए नमाज में भी है कि 3 दफ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अला, इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए हैं कि आप उससे निकले ना, आप उसमें इन्वॉल्व रहें। तो दिमाग को इन्वॉल्व करने के लिए आपने दिमाग के अंदर काउंटिंग करनी है सांसों की, और जिस्म को फील करना है। जिस मसल के लिए वो एक्सरसाइज की जा रही है, जिस मसल के लिए पॉज किया जा रहा है, उस पोज में उस मसल को आपने फील करना है। तो आज हमने शुरू करनी है क्लास। सबसे पहले जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम योग करते हैं, सबसे पहले खड़े होकर योग किया जाता है, और उसके बाद फिर बैठ के, और उसके बाद लेट के। याद रखिएगा, योग क्लास का जो असूल है वो एक सीक्वेंस है कि जब भी आप योग करें पहले आप ब्रीदिंग करें बैठ के या लेट के। ब्रीदिंग का आपने पोर्शन ख़त्म कर लिया, और उसके बाद फिर आपने सबसे पहला जो पोज करना है उसके लिए आपको खड़ा होना है। आप खड़े होकर पोजेस करें, उसके बाद बैठ के करें, उसके बाद लेट के करें। ये 3 आपके सीक्वेंस ऐसे चलेंगे, और उसके बाद लेट के फिर आप आखिर में शवासन लगा के रिलैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आज हमने स्टैंडिंग पोजीशन के जो पोजेस हैं वो करेंगे हम 5 पोजेस। सबसे पहले हम अलाइनमेंट को समझेंगे। इसको अभी हम पहला जो पोज करेंगे इसको समस्थिति आसन कहते हैं। समस्थिति आसन जो है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन की अलाइनमेंट है। अगर हमें खड़ा होना नहीं आता तो हम किसी भी योग की पोजीशन को सही तरह अपना नहीं पाएंगे, उसका नुकसान होगा। इसको ज़ीरो ग्रेविटी कहते हैं। हम आम रूटीन में जब खड़े होते हैं तो अपनी एड़ियों के ऊपर खड़े होते हैं, और आपका जो सीना है वो पीछे को झुका होता है, पीछे की तरफ। ये आम रूटीन है। हम ऐसे एड़ियों के ऊपर खड़े होते हैं। एड़ियों के ऊपर खड़े होने से क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है, जो नीचे आपकी जो ग्रेविटी है वो काम करती है, और आपके सीने से जो आप कोई भी चीज़ को ऐसे हाथ को कितनी देर रोक सकते हैं। अगर आप ऐसे हाथ रोकते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट रोक लेंगे, 20 मिनट रोक लेंगे, उसके बाद ये शेल हो जाएगा। आपका ये बाजू आपके काम का नहीं रह जाएगा, बिल्कुल इसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। यही पोजीशन जब आप ऐसे खड़े रहते हैं तो इसीलिए आपको बैकिक होती है। जितने लोगों को कमर का दर्द होता है, जितने लोगों को अनईजी फील होता है बॉडी के अंदर, उसमें बड़ी वजह यह है कि वो एड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। हालांकि एक क्रिएटर ने क्या बनाया है, आपको सपोर्ट आगे की तरफ दी है। आप अगर पाँव की शेप को देखें तो पीछे से बारीक है, आगे से चौड़ा है, और आगे की तरफ सपोर्ट दी है, पीछे से बिल्कुल सपोर्ट कोई नहीं है। पीछे बिल्कुल आपकी टांग के नीचे एड़ी आ जाती है, और एड़ी के पीछे कुछ भी नहीं है। अगर आप पीछे की तरफ झुकना चाहें तो आप गिर सकते हैं, आप आगे की तरफ झुकना चाहें तो आप गिर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपको सपोर्ट आगे की तरफ दी है, आपके पोजीशन जो है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नमाज में सारे फॉरवर्ड बैंड हैं, बैक बैंड है ही कोई नहीं, सारे फॉरवर्ड बैंड हैं। तो आप अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि अलाइनमेंट की कितनी ज़रूरत है, फिज़िकली पोजीशन को अगर आप फिट करना चाहते हैं तो आपका स्टैंडिंग पोस्चर जो है समस्थिति आसन, समस्थिति आसन लिख लें इसको, समस्थिति आसन। इसको वैसे तादासन भी कहते हैं, और तादासन और भी बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। तो ये एक पोजीशन जो है वो स्टैंडिंग पोज की, जिसको हम कहते हैं कि इक्वल करना, अपने बॉडी को इक्वल करना, उसमें इस ज़ीरो ग्रेविटी तक पहुंचना। ज़ीरो ग्रेविटी के लिए आपको लाजमी तौर पर अपनी पूरी बॉडी को, एक तो ये है कि झुक जाना, ऐसे भी नहीं, ये भी गलत है। आप फॉरवर्ड बेंड करके ऐसे झुक जाते हैं, ये भी गलत है। अगर सीने को सामने झुका लेते हैं, ये भी गलत है। कमर को सीधा रखते हुए अपने एंकल जॉइंट को मूव करना है, अपने वेट को टोज़ की तरफ लेके आएँ, आपका वेट टोज़ की तरफ हो। मैं एक साइड से मूवमेंट करके दिखाता हूँ आपको। एक है, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक है मैं ऐसे झुक जाऊँ, ये गलत है।
एक है मैं पूरी बॉडी को, अपनी पूरी बॉडी को यूं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ और जो एंकल जॉइंट है, जो गिट्टे का जोड़ है वो मूव कर रहा है। बॉडी को सीधा अकड़ा के आपने पूरा सीधा रखते हुए बिल्कुल रॉड की तरह आपने पूरी बॉडी को अपने वेट को टोज़ की तरफ लेके आएँ। एड़ियाँ उठनी नहीं चाहिए, लेकिन वेट आपका टोज़ के ऊपर रहे। आप इस पोजीशन में खड़े रहते हैं तो आपकी कमर बिल्कुल हल्की होनी शुरू हो जाती है, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, और आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, आपके काफ मसल्स हैं, इनके ऊपर स्ट्रेच आता है, बाकायदा टांगों के पीछे स्ट्रेच आता है। तो ये आप खड़े खड़े ही आप अपनी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको चला रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की कैसे होती है, जितना आप काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करते हैं उतनी ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। मैनुअल जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो दिल की तरफ सप्लाई है, वो इसके साथ ताल्लुक़ है। आपकी जो टांगों के पीछे वाले मसल्स हैं वो जितना आप स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके रोकते हैं उतना ही आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो दिल की तरफ जाता है और फिर सप्लाई सही चलना शुरू हो जाती है। ये जितने लोगों को मसाइल हैं, पाँव सो जाते हैं, टांगें सो जाती हैं, हाथ सो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने मैनुअल सर्कुलेशन को तोड़ा हुआ है। मैनुअल सर्कुलेशन वो नहीं है। तो अपनी मैनुअल सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए अपने पोज़ को बेहतर करें। जो पहला पोज़ है, योग का पहला पोज़ ही इससे शुरू हो रहा है कि ज़ीरो ग्रेविटी पे आएँ। अगर आप ज़ीरो ग्रेविटी पे नहीं आते, ज़ीरो ग्रेविटी को नहीं समझ पाते, तो फिर आपने योग आसन जितने भी करने हैं वो बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ ले जाएंगे। तो ज़ीरो ग्रेविटी, अगर मैं यूँ पीछे को हूँ तो ये ज़ीरो ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी काम कर रही है। मैंने ग्रेविटी को ज़ीरो करना है, अपनी कमर को सीधा रखते हुए कि ग्रेविटी मुझ पे ऊपर कोई काम ना कर पाए, ग्रेविटी मुझे खींच ना पाए। ये सबसे पहला आसन है। आप यहाँ हाथ रख लें, आप पाँव करीब कर लें। वैसे इसका जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो पाँव के दरमियान में तकरीबन 2 इंच का फासला रखते हैं। कुछ लोग 7 पाँव में लाते हैं, ये ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट है। अगर आप 7 पाँव में लाते हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ भी आप जा सकते हैं। इससे आपके हिप जॉइंट में और आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि जब भी आप ताड़ासन लगाएं तो थोड़ा सा फासला रखें। आप अगर 1 पाँव का फासला रखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। आपके जो हिप जॉइंट है उनके नीचे बिल्कुल टांगें सीधी हों तो पाँव वहाँ तक हों। ये एक एक्चुअल पोजीशन है इसकी, ताड़ासन की। तो बहुत आपने करीब करने पाँव तो 2 इंच का फासला ज़रूरी है कि पाँव के दरमियान में 2 इंच का फासला ज़रूर हो। और आप अपनी बॉडी पूरी को ऐसे स्ट्रेट रखते हुए पंजों पे वज़न रखें। इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। दूसरा फ़ायदा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना शुरू होता है। जितने भी स्टैंडिंग पोजीशंस हैं, जितनी भी स्टैंडिंग पोजेज़ हैं, आप अगर उसमें कॉन्शियस होकर प्रॉपर करते हैं तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपके अंदर जो हिचकिचाहट होती है गुफ्तगू करने की, या आप किसी जगह भी आप शर्मा जाते हैं, शाइनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आपको स्टैंडिंग पोजेस करने चाहिए। आप बिल्कुल स्टैंडिंग पोज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके जिस्म की अलाइनमेंट होती है और आपके जिस्म के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू होती है जितने आप स्टैंडिंग पोजेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल टेक्निक के साथ। तो ताड़ासन पहला आसन है, इसको समस्थिति आसन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा आसन है, अच्छा इसमें लोग ना ताड़ासन और ताड़ासन इसको एक कर देते हैं, इसको एक कहते हैं। ताड़ासन है खड़े होने का नाम, सीधा खड़े होने का नाम, और ताड़ासन दूसरा आसन जो है वो अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें और आप हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर स्ट्रेच कीजिए। पहले हाथों को ऊपर लेके जाएं और सामने देखते हुए अपने एड़ियों को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन वही ज़ीरो ग्रेविटी पे रहना है। अगर आप अपनी बॉडी को बैक बेंड पे ले जाते हैं तो फिर नुकसान होगा। आपने अपने पोजीशन को रोकने की कोशिश करनी है, छोटी हरकत को रोकने की कोशिश करनी है, और फिर आहिस्ता से नीचे आके हाथों को नीचे सामने से ले आएँ या आप साइडों से हाथ खोल के नीचे ले आएँ। ये ताड़ासन है। ताड़ासन और ताड़ासन में फ़र्क समझ लीजिए, ठीक है। ताड़ासन सीधा खड़े होने का नाम है और ताड़ासन इसमें दोनों हाथों को टाइट करके बाजू सीधे लेके ऊपर जाना है। और ज़ीरो ग्रेविटी याद रखिएगा कि आप अपने आईने के सामने कर लें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीवार पे आईना लगा हो और उस पर देखें कि आपकी बैक बेंड तो नहीं हो रहा है ऐसे,
अगर आप ऐसे हाथ उठा के पीछे की तरफ झुक रहे हैं, बैक बेंड कर रहे हैं, तो आप ज़ीरो ग्रेविटी से निकल गए। ज़ीरो ग्रेविटी जैसे ही आपकी ख़त्म होती है तो फिर वो पोज नुकसान की तरफ ले जाता है, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ताड़ासन फिर एक दफ़ा समझ लें कि अपने पहले हाथों को ऊपर लेके जाइए, फिक्स कर लें, बॉडी को सीधा फिक्स कर लिया आपने। अब आप पंजों को ऐसे वेट लेके आएँ, एड़ियों को ऊपर उठाएं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखते रहिए, फोकस करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथों को नीचे ले आएं। और शुरू में आप किसी भी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि आप बहुत कॉन्शियस होकर इसको करेंगे, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो आसन है वो ताल आसन है। ये एक साथ मिलते मिलते नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये लोग इनको एक ही समझते हैं। ताड़ासन, ताड़ासन, ताल आसन। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ़ लोगों ने, क्योंकि नेट मालूमात है तो मालूमात और नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। नेट पे भी आप ताड़ासन लिखेंगे तो भी यही पोज आएगा, ताड़ासन लिखेंगे यही पोज आएगा, ताड़ासन लिखेंगे यही पोज आएगा, समस्थिति आसन लिखेंगे यही पोज आएगा। लेकिन इन चारों पोजेज़ में फ़र्क है। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये अलग अलग पोज हैं। ताड़ासन और समस्थिति आसन तो एक ही है, लेकिन ताड़ासन और ताल आसन अलग हैं। अब ताल आसन क्या है? ताल आसन है कि अपने हाथों को उल्टा आपस में टच करें, उल्टा टच करके बाजू सीधे करके अब आप अपने पंजों पे आएं और फिर आहिस्ता से नीचे आना शुरू हो जाएं। क्योंकि मिलते जुलते आसन हैं तो लोग यही समझते हैं कि शायद एक ही है ये नाम, या इसके नाम चेंज है, एक ही आसन है। लेकिन याद रखिए कि ये तीनों डिफरेंट आसन हैं। ताड़ासन खड़े हो गए, ताड़ासन आप इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर ले गए, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने हाथों को ऐसे रखा यहाँ पे सर के ऊपर और एल्बो खोल के रखी, अपने पहले एड़ियाँ ऊपर उठाई और बाद में हाथ ऊपर उठा लिए। लेकिन ज़्यादा इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप हाथों को इंटरलॉक करके पहले हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं और फिर आप एड़ियाँ ऊपर उठाएं और फिर आप आहिस्ता से नीचे आ जाएं। ये ताड़ासन है। और ताल आसन है साइडों से हाथों को ऊपर लेके जाएं, उल्टे हाथ टच करें, ऐसे उल्टे हाथ आपस में मिला के और बॉडी को सीधा रखते हुए यूँ उठिए ऊपर। और फिर साइडों से नीचे। ये ताल आसन है। अब हम करेंगे उतान आसन। उतान आसन है फॉरवर्ड बेंड। हम अगर किसी को बोलें कि फॉरवर्ड बेंड करें तो वो ऐसे झुकता है, कमर गोल कर लेता है, कमर को गोल करके झुकता है। इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। जितने लोगों को डॉक्टर साहब भी मना करते हैं कि भी झुकना छोड़ दें, फॉरवर्ड बेंड ना करें, झुक के कोई चीज़ ना उठाएं, उसकी असल वजह यह है कि एक्चुअल जो झुकने की टेक्निक है हम उसके साथ नहीं झुकते। अगर उस झुकने की टेक्निक को हम समझ लें तो झुक के चीज़ उठाना कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो इसके अंदर पूरे फंक्शन है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करना जानते। तो फॉरवर्ड बेंड आपने जब भी करना है तो आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं वो बिल्कुल सीधे हों, उनके अंदर कर्व अंदर की तरफ तो चला जाए लेकिन ऊपर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। शुरू में आप इसकी प्रैक्टिस करें कि आप ऐसे ऊपर देखते हुए यहाँ हाथ रख लें और हिप्स को पीछे की तरफ धकेलें और कमर को सीधा रखते हुए जितना आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में आप पाँव खोल भी सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करते हुए टांगे करीब करके दिक्कत आ रही है तो आप थोड़े से पाँव खोल लें और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। इससे भी आपके पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स पे स्ट्रेच आना चाहिए। जो पीछे टांग के पीछे मसल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेच आना चाहिए। दोबारा हम करेंगे। हर पोज को 3 दफ़ा किया करें। हर पोज आपका 3 दफ़ा होना चाहिए। और थोड़ा स्टे करें। यहाँ पे सांसें लें, 2-3 सांसें लें, लंबी सांसें रिदम में। सांस रिदम टूटना नहीं चाहिए।
फिर आहिस्ता से वापस। तो ये आपका उत्तान आसन हो गया। फिर एक है, इसके बाद अगर आप इसको करना शुरू कर दें कुछ दिन के बाद फिर आप करेंगे, उसका नाम है पादहस्त उत्तानासन। ये उत्तानासन है। इसके बाद है पादहस्त उत्तानासन। ये सारे संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, हिंदी ज़ुबान के लफ्ज़ नहीं हैं। ये भी एक गलतुलाम है कि लोग समझते हैं कि शायद सारा योगा हिंदी की ज़ुबान के अंदर है। हिंदी ज़ुबान में सिर्फ योग लफ्ज़ है, योग के अलावा सारा योग जो है वो संस्कृत ज़ुबान में है, सारे नाम संस्कृत ज़ुबान में है। तो ये संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। तो अभी हम करेंगे पादहस्त उत्तानासन। पादहस्त उत्तानासन, ऐसे कमर को सीधा रखते हुए, बिल्कुल सीधा रखते हुए अब हाथों को नीचे लेके जाना शुरू करें, लेकिन कमर सीधी रखें, कमर सीधी रखें। और इसमें उठते हुए करना ये है कि अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें और बेंड करके आपने घुटनों के सहारे से सीधे होना है। इस तरह कभी भी आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा। आप लोग जब भी आप टांगें सीधी रख के आप नीचे से उठते हैं तो कमर पे प्रेशर आता है। आप इस तरह उठ के देखिए, ऐसे उठेंगे तो सारा ज़ोर कमर पे आता है। जब भी आप नीचे झुके हुए हैं, आपने फॉरवर्ड बेंड किया हुआ है, आपने कुछ चीज़ पकड़ी नीचे से, तो अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लें, घुटनों को बेंड करके फिर उठें। जब आप घुटनों को बेंड करके उठते हैं तो कभी भी आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आता, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है, कमर सेफ रहती है। कभी इसमें कमर में कोई थकावट या कमर में कोई किसी किस्म के मसले नहीं आते। एक बार दोबारा करेंगे हम पादहस्त उत्तानासन। कमर को सीधा रखें, सीधा रखते हुए आगे बढ़िए, और जब बिल्कुल आप लेवल पे आ जाए कमर आपकी, फिर हाथों को आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेके जाएं, लेकिन अपने सीने को उठा के रखें, सीने को उठा के रखें। जब आप हाथ पैरों को लगा लें तो आपका सीना ऊपर उठा हुआ हो। अपने पेट को थाइस के साथ जोड़ने की कोशिश करें। और फिर घुटनों पे हाथ रख के आप आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे। और इसके फ़ायदे भी आपके ब्लड फ्लो के हैं, ब्लड सर्कुलेशन के हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा बीपी शूट करता है, वो पादहस्त उत्तानासन लाजमी करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो आपका दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होती है, खून की सप्लाई जो दिल की तरफ बेहतर होती है। इससे आपका, अक्सर लोग झुकने के पोज ब्लड प्रेशर में नहीं करते, हालांकि योग ये कहता है कि जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो तो झुकने के पोज करें। जितने ज़्यादा झुकने के पोज करेंगे, लेकिन उसमें सांस नहीं रोकना आपने, सांसें चलती रहें आपकी। अगर आपने सांस रोक लिया तो बीपी में इशू आएगा। जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, जब भी आपको बीपी का प्रॉब्लम हो, आपने करना यह है कि आपने फॉरवर्ड बेंड करना है और सांसें लंबी लेते रहना है। आपका थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आखिरी पोज करेंगे जिसको वर्कश आसन कहते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि अपनी एक टांग को बिल्कुल सीधा रखें और ऐसे नहीं करना, ये साइड में नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल आपके हिप के नीचे आपका पाँव आए, आपके पाँव आपके हिप के बिल्कुल, आपका हिप जॉइंट जो है ना, ये बिल्कुल टांग सीधी हो। और अगर आप शुरू में ऐसे पाँव जितना आसानी से रख सकते हैं साइड पर रखिए और हाथों को सामने ले आएं और इसमें हरकत को रोकने की कोशिश करें। हाथों को फिर ऊपर ले जाएं, यहाँ रोकने की कोशिश करें। अक्सर लोग इस तरह हो जाते हैं, इसमें साइड पे यूँ निकल जाते हैं, तो निकलना नहीं है, बॉडी को सीधा रखना है, बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। बिल्कुल स्ट्रेट। और फिर आहिस्ता से आप पाँव को शिफ्ट करेंगे, दूसरे पाँव पे आ जाएंगे। तो याद रखिए कि
आपने जब भी इसको करना है तो ये जो कर्व पैदा हो जाता है ना, ऐसे अक्सर आप देखेंगे तो लोग यहाँ से साइड से निकल जाते हैं, ये पाँव रखने के बाद ऐसे हो जाते हैं, तो ये गलत है। अपनी बॉडी को सीधा रखना है और ये पाँव आगे नहीं आना चाहिए। ये भी एक गलत उलाम है कि अक्सर लोग पाँव आगे से आगे ले आते हैं। ये पाँव बिल्कुल एक साइड पे निकल जाएगा, स्ट्रेट साइड पे होते हुए आप बॉडी को सीधा रखेंगे और इसके लिए आंखें खोल के रखें, किसी भी चीज़ को फोकस कर लें। किसी भी चीज़ को फोकस कर लें और अपने हिप को कंट्रोल में रखें, फिर आहिस्ता से आपने वापस आ जाना है। तो ये वर्कस आसन है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है। एंग्जाइटी पेशेंट जितने भी हैं उनको ये पोजेस करने चाहिए और इनमें ठहरना चाहिए। बल्कि एंग्जाइटी पेशेंट को हर पोजीशन में अपनी हरकत को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो फिज़िकली मूवमेंट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो फिज़िकली मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर लेंगे तो वो ठहर जाएंगे, अपने जिस्म के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो ये हमने आज 5 पोजेस किए हैं। कोई भी पोज़, किसी भी किस्म का योग के अंदर जो पोज़ किया जाता है उसको 3 दफ़ा करना क्यों ज़रूरी है, 3 दफ़ा ही क्यों करना चाहिए, 3 टाइम क्यों करना चाहिए। मैंने हर पोज़ को कहा 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 3 दफ़ा करना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्रिएटर ने जिस्म के ऊपर एक कुलिया इस्तेमाल किया। जिस्म को अगर आप जानना चाहते हैं या जिस्म को समझना चाहते हैं तो वो कुलिया है 3 का कुलिया, माइंड बॉडी एंड सोल 3। आप अपने हर जिस्म के हिस्से के जोड़ गिन लें, 3 हैं, 1 2 3। बाजू के 3 जोड़ हैं, उंगली के 3 जोड़ हैं, टांग के 3 जोड़ हैं। तो हर जगह पे 3 का जो कुलिया लगा हुआ है इंसानी जिस्म के ऊपर। अगर आप अपने फिज़िकली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत रहें, कभी आप जो है वो कमज़ोर ना हों और बीमार ना हो, तो हर पोज़ को 3 दफ़ा किया करें। 3 दफ़ा से ज़्यादा या कम ना किया करें। जब 3 दफ़ा करेंगे, और इसमें एक्चुअल जो योग की साइंस ये कहती है कि हर पोज़ में 3 सांसें लें, गहरी सांसें, लंबी गहरी 3 सांसें लें। पूरा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालें। सांस को जब भी लें तो सांस आप अगर आपने 5 सेकंड में लिया है तो उसको 10 सेकंड में आप एक्सेल करें। तो इस तरह के 3 सांसें लेना हर पोजीशन पे, ये योग की साइंस के मुताबिक है कि योग ये कहता है कि जब भी आप सांसें आप पोज़ करें तो हर पोज़ को एक तो 3 दफ़ा करें दोनों साइडों से, और उसमें हर साइड पे 3 सांसें लेके रुकें, 3 सांसों तक रुकें आप। और हर पोजीशन को जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, जो टेक्निक्स डिस्कस की हैं, जितनी भी उसकी अलाइनमेंट बॉडी की, और इसको आपने एक सीक्वेंस की तरह करना है। सीक्वेंस कैसे बनाना है कि इसी सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तादासन आपने स्टैंडिंग पोजीशन 0 ग्रेविटी पे लेके आनी है। कोई आपकी बॉडी के अंदर ग्रेविटी काम ना करे, ग्रेविटी को हटाना है। पाँव की शेप को समझें, पाँव की शेप आगे की तरफ चौड़ी है, पीछे से बारीक है और पीछे कोई भी स्पेस उसके सपोर्ट नहीं है। तो बॉडी को आप अपने पंजों की तरफ रखें, बिल्कुल सीधा रखें। और इसी तरह आप इसके बाद फिर करेंगे ताड़ासन। ताड़ के बाद ताड़ासन, अपने इंटरलॉक करके हाथों को स्ट्रेच करें और फील करें। हर मूवमेंट को फील करना है, हर मूवमेंट को फील करते हुए, स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये जितनी भी आपके आसन के अंदर मूवमेंट हो रही है, अगर आप इससे निकल जाते हैं दिमागी तौर पर तो वो आसन नहीं रह जाता। आपने हर मूवमेंट को अपने चाहने से करवाना है, आपके चाहे बगैर वो मूवमेंट ना हो, आपके दिमाग की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। आपकी जितनी भी फिज़िकली मूवमेंट्स हो रही हैं या आप ठहर रहे हैं, आप कंट्रोल लेके आ रहे हैं, उस पोजीशन पे ठहर रहे हैं, तो तब भी आप मेंटली इन्वॉल्व हों। तो आप जब भी पोज करें, कोई भी मूवमेंट करें, आप एक तो उसको बहुत रिदम में करें। जिस तरह मैंने सांसों को बोला कि बहुत रिदम में लें, कि आपके रिदम टूटने नहीं चाहिए, सुर टूटना नहीं चाहिए। एक सुर के साथ आप रिदम के साथ सांस को ले रहे हैं और रिदम के साथ निकाल रहे हैं। इसी तरह बॉडी का फ्लो भी आपका जो पोज करने का है वो बिल्कुल एक रिदम में हो। मिसाल के तौर पर मैं अपने हाथों को यूँ स्ट्रेच करता हूँ, इंटरलॉक किया, और मैं इसको बहुत एहतियात के साथ बगैर रुके स्ट्रेच कर रहा हूँ।
स्पीड भी स्लो है लेकिन बहुत आहिस्ता से। अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जा रहा हूँ। मेंटली इन्वॉल्व होना है, मेंटली इन्वॉल्व होना है एक रिदम में, बगैर रुके आप मूवमेंट को लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। हाथ आपके ऊपर जा रहे हैं। पूरा मेंटली आपने प्रेजेंट मोमेंट में आना है, हाजिर होना है। और जब हाथों को आप साइडों से खोलें तो भी आपके कंट्रोल में हों, एकदम ग्रेविटी से नीचे ना आ जाएं, आपके चाहते हुए नीचे आएं, तो आप पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे अपनी बॉडी के साथ और लम्हा मौजूद में आप रहेंगे। जब आप तेज़ी करेंगे बॉडी और अपनी बॉडी को महसूस नहीं करेंगे तो आप लम्हा मौजूद से निकल जाएंगे। तो लम्हा मौजूद में आने के लिए ये टेक्निक है कि आसन लगाए इसीलिए जाते हैं, आसन करवाए इसलिए जाते हैं कि इंसान का दिमाग जो दौड़ रहा है, जो तेज़ी से दौड़ रहा है, उसको रोकने के लिए आसन लगाए जाते हैं। अगर आप आसन करना सीख लेंगे तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जिनको डिप्रेशन है वो आसन नहीं लगाएंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जो एंग्जाइटी का शिकार हैं, जिनको फ्यूचर की टेंशन है, जो परेशान फ्यूचर की वजह से हैं, उनको आसन में ज़्यादा ठहरना चाहिए, उनको आसन लगाने चाहिए। और जिनको डिप्रेशन है, जो गुजरे हुए काल में रहते हैं, उनको तो बिल्कुल आसन अपने जिस्म को रोकना नहीं चाहिए, वो तो रुकी होती बॉडी, उनको मूवमेंट करानी चाहिए। ये इलाज है। जिनको डिप्रेशन है उनको मूवमेंट करानी है, जिनका एंग्जाइटी है उनको रोकना है, जिस्म को रोकना है, फिज़िकली पोजीशन को रोकना है। तो ये अगर आप इस तरह से पोजेस करना शुरू हो जाएं, इस तरह से आप इस अंदाज से आसन करना शुरू हो जाएं, तो आप 45 मिनट तक मैट के ऊपर इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि दिमाग आपके साथ है, आपका दिमाग आपसे बिछड़ा हुआ नहीं है, आपका दिमाग आपके साथ काम कर रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि एक तो सांसों से तवज्जो नहीं हटानी, आपने सांसों के ज़रिए से सारा करना है। ये सांसों की जो रिदम है, अगर आप इससे निकल जाते हैं तो आपका दिमाग फिर दौड़ता है। अगर आप फिज़िकली बॉडी के रिदम से निकल जाते हैं, रिदम को तोड़ लेते हैं, तो भी आपका दिमाग कई सोच में चला जाता है। इंसान का दिमाग सोचों से पाक, सोचों से जो थॉटलेस पोजीशन है तब ही होता है जब तक वो अपने पूरे दिमाग के ज़रिए से फिज़िकली पोजीशन पे मूवमेंट, जो प्रेजेंट मूवमेंट है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। जब प्रेजेंट मूवमेंट से इन्वॉल्वमेंट निकलती है दिमाग की, तो दिमाग सोचता है। तो अपने दिमाग को प्रेजेंट मूवमेंट में इन्वॉल्व करना है, अपने दिमाग को हाज़िर करना है, सांसों को रीड करते हुए, अपनी मूवमेंट्स को रीड करते हुए। अगर आप ठहरना चाहते हैं, योग में आसन लगाए जाते हैं, आसन किए नहीं जाते। याद रखिएगा एक चीज़, ये बड़ा डिफरेंस है। ये अगर आप इसको समझ गए तो आप योग समझ जाएंगे। आसन लगाए जाते हैं, आसन किए नहीं जाते। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कितने आसन किए आज, ये गलत है लफ्ज़ कि आसन कितने किए। कितने आसन लगाए आपने आज? आप 24 घंटे आसन लगा सकते हैं। किसी जगह आप चेयर पे बैठे हैं तो आप आसन लगा के बैठे हैं। अगर आपकी बॉडी आपके इख्तियार से निकल रही है, आपका दिमाग कहीं और है, जिस्म कहीं और है, तो आप आसन से निकल गए। अगर आपने दिमाग को जिस्म के साथ जोड़ा हुआ है और अपने दिमाग को के ज़रिए से पूरे जिस्म के ऊपर हुकूमत की हुई है, कंट्रोल किया हुआ है, तो आप बाकायदा आसन लगा के बैठे हुए हैं। अगर आप अपने जिस्म को महसूस कर पा रहे हैं तो आपने आसन लगाया हुआ है। आपकी मूवमेंट आपके चाहे बगैर होना, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। इसका मतलब है आप आसन में नहीं हैं। तो आसन मैट के ऊपर प्रैक्टिस है कि आपने पूरी बॉडी के ऊपर अपनी गिरफ्त लेके आनी है, अबूर लेके आना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है दिमाग के ज़रिए से, दिमाग की हुकूमत कायम करनी है जिस्म के ऊपर। ये 45 मिनट जो योगा मैट के ऊपर हमने करने हैं, ये इसकी प्रैक्टिस है कि 24 घंटे दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करे, दिमाग के ज़रिए से आपका जिस्म चले। अगर आपका जिस्म दिमाग के ज़रिए से नहीं चल रहा तो यही बीमारी है, यही सॉफ्टवेयर डिस्टर्बेंस है, यही सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो आप अगर अपने आप को पूरी तरह चाहते हैं कि आप पूरी तरह फिट हों, तो आप हर वक्त आसन लगाएं, हर लम्हे आसन लगाएं। आप हर दफ़ा हर पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो आप उसमें रुकें, आप हर दफ़ा आसन लगा के रुकें। अगर आप किसी जगह कोई भी काम करते हैं, फिज़िकली मूवमेंट करते हैं, तो उसमें मेंटली इन्वॉल्व हों, ये भी आसन है। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप फ़र्ज़ करें आप घर से निकल रहे हैं, तो आप मेंटली पूरी प्रोग्रामिंग करें कि मैं घर से निकल रहा हूँ और मैंने क्या करना है।
कोई भी काम करने से पहले उसको मेंटली प्रोग्रामिंग में लेके आएँ तो उसके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी काम करने की सलाहियत आपकी बेहतर हो जाएगी, आप मेंटली पूरा इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने फ़र्ज़ करें किसी जगह जाना है तो आप पहले उसको मेंटली प्लान करें कि मैंने ऐसे ऐसे जाना है, इस रास्ते से जाना है, और फिर उसमें रास्ते में प्रेजेंट हों। आपने कोई काम करना है, आप कुछ लिखने लगे हैं तो आप पहले मेंटली प्लान करें कि मैं अब ये लिखना है, और फिर पूरी तरह उसमें हाज़िर रहें लिखते हुए। आपने खाना खाना है तो आप मेंटली पूरा प्रोग्राम करें कि मैंने अब खाना खाना है, और खाना खाते हुए हर नवाले पे आप चबाते हुए उसको मेंटली इन्वॉल्व हों कि मैं अब खाना खा रहा हूँ, और टेस्ट को आप चखें तो आप प्रेजेंट रहेंगे। आपने आसन लगाया हुआ है। जब आप अपने जहन से आउट होते हैं, आप पास्ट या फ्यूचर में जाते हैं तो आपका आसन टूट जाता है, आप आसन से निकल जाते हैं। तो 24 घंटे आसन लगाने हैं, हर पोजीशन, हर काम को चेंज करते हुए उसमें ठहरना है, आसन लगाए जाते हैं, आसन किए नहीं जाते।